हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। तो आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। अपने लोग यूनिट नंबर 2 कर रहे थे और यूनिट नंबर 2 में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपने लोग ने सारे के सारे थियरीज को कवर कर लिए थे। अब प्रैक्टिकल पोर्शन थोड़ा बाद में करवाऊंगा। अब चलते हैं यूनिट नंबर 3 में। जितना तक हमने यूनिट नंबर 2 में पढ़ाया था ऑलमोस्ट सारा थियरी कवर कर दिया था। अब प्रैक्टिकल पोर्शन जो है ना यूनिट नंबर 2 का, वो बाद में होगा। वो बाद में होगा, वो लास्ट में होगा। लेकिन पहले आइए, आज अपने लोग एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट नंबर 3। याद रखिएगा कि यूनिट नंबर 2 का प्रैक्टिकल बाकी है। यूनिट नंबर 2 का प्रैक्टिकल पोर्शन बाकी है, जो कि बाद में अपलोड हो जाएगा। लेकिन पहले यूनिट नंबर 3 पढ़ा रहे हैं, तो पहले यूनिट नंबर 3 पढ़िए। अपने से होशियारी मत कीजिए, अपने से होशियारी मत कीजिए। कि पहले यूनिट नंबर 3 पढ़ना जरूरी है, उसके बाद यूनिट नंबर 4 पढ़ाएंगे और यूनिट नंबर 4 से आपका समझ चालू होगा। बेटा, आप लोगों को बता दें, हम जीएसटी में ना करीब करीब 30 मार्क्स का थियरी आएगा और 30 मार्क्स का समझ आएगा। जीएसटी 60 मार्क्स का है। जीएसटी 60 मार्क्स का है। उसमें से 30 मार्क्स का जो है ना, वो थियरी ही थियरी है। 30 से 35 मार्क्स का, 25 मार्क्स का ही सिर्फ समझ है। इसीलिए थियरी आपको रट्टा मारना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, कंपलसरी है। नहीं करोगे हम कुछ कर नहीं सकते। हम पढ़ा सकते हैं, हम समझा सकते हैं, याद आपको करना पड़ेगा। तो याद करना शुरू कर दीजिए, बाद में याद नहीं हो पाएगा। बाद में पॉसिबल नहीं है। याद करना शुरू कर दीजिए, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, याद करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए आइए। यूनिट नंबर 3 का नाम है लेवी एंड एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। लेवी का मतलब होता है कि जीएसटी कब लगता है। लेवी ऑफ जीएसटी का मतलब क्या होता है कि जीएसटी कब लगता है। जीएसटी कब लगता है और किस पे लगता है। जीएसटी किस पे लगता है, इसको बोलते हैं दोस्तों लेवी। एंड एग्जेम्पशन मतलब कौन कौन सा वो आइटम है जो जीएसटी एग्जेम्प्ट है। कौन कौन सा वो आइटम है जिसपे जीएसटी में एग्जम्पशन मिलता है। ये सब अभी पढ़ने वाले हैं, इस वाले चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। लेवी ऑफ जीएसटी की जीएसटी कौन कौन सा आइटम पे लगता है, कैसे लगता है, कब लगता है, और कौन कौन सा आइटम पे एग्जम्पशन मिलता है जीएसटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आइए। हमने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे लेवी ऑफ जीएसटी। हमने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका है कि जीएसटी लगता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ पे। कि जब सप्लाई होती है, यानी जब सेल होती है ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज या फिर बोथ का, उस समय जीएसटी लगती है। सप्लाई के वक्त में जीएसटी लगती है। जब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ हो, उस समय जीएसटी लगती है। ऑलरेडी तो पढ़ा चुके हैं। तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है ऑलरेडी कि अंडर जीएसटी लॉ इन इंडिया द बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ जीएसटी इज गिवन अंडर सेक्शन 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। जीएसटी इज चार्ज ऑन द सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? इतना तक क्लियर है? ओके। एक होता है फॉरवर्ड चार्ज, एक होता है एक 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 होता है रिवर्स चार्ज। अब अपने लोगों को दो पॉइंट पढ़ना है। दो पॉइंट अभी अभी आपको पढ़ाऊंगा, जरा समझिएगा। एक आप लोगों को पढ़ाऊंगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, एक होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये क्या होता है दोस्तों? ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, छप के क्वेश्चन आएगा। मतलब रिवर्स चार्ज से तो आएगा ही आएगा। आइए, सबसे पहले बात करते हैं अपने लोग फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज का बारे में बात करता है सेक्शन 9। ठीक है, जब ये बायर ये सेलर से कुछ गुड्स पे करता है और सेलर डायरेक्टली बायर से जीएसटी ले लेता है, और सेलर बायर से जीएसटी लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करता है, उसको बोलते हैं दोस्तों फॉरवर्ड चार्ज। मान लीजिए मैं सेलर हूं, आपने मेरे को कोर्स का फीस पे किया 1200 रुपया। आपने मेरे को 1200 रुपया फीस चार्ज पे किया है। अब मैं उनमें से 200 रुपया गवर्नमेंट को पे कर दूंगा और 1000 रुपया खुद रख लूंगा। तो उसको बोलते हैं दोस्तों फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब क्या होता है कि जब बायर सेलर से सामान खरीदता है, तो बायर एक बार में ही सेलर को दे देता है, ये लो ये तुम्हारा वाला भी और गवर्नमेंट का वाला भी। और जब सेलर ये बायर के बदले गवर्नमेंट को भरता है जीएसटी, उसको बोलते हैं दोस्तों फॉरवर्ड चार्ज। जब सेलर बायर के बदले गवर्नमेंट को भरता है जीएसटी, उसको 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 अपने लोग क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज। आइए, तो फॉरवर्ड चार्ज का मतलब समझे। एक अपने को पढ़ना है फॉरवर्ड चार्ज, एक अपने को पढ़ना है रिवर्स चार्ज। तो फॉरवर्ड चार्ज का मतलब क्या है? मान लीजिए एक बायर है जो सेलर से परचेज करता है, जीएसटी पे कर देता है, और सेलर क्या करता है? सेलर ये बायर के बदले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को
जीएसटी पे करता है, उस बायर का जीएसटी जो है वो सेलर पे करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, है ना? तो उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? उसको अपने लोग बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। देखिए लिखा हुआ है, याद करना पड़ेगा इसको। अंडर सेक्शन 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इन इंडिया, जीएसटी इज नॉर्मली लिव्ड अंडर द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मली यही प्रोसेस फॉलो किया जाता है, नॉर्मली फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही फॉलो किया जाता है कि आप जब दुकान जाते होंगे, दुकान में आप बायर को पे कर देते होंगे, वो जीएसटी भी आपसे ले लेता होगा और जीएसटी आपसे लेके गवर्नमेंट को पे कर देता होगा। अरे एक दुकान जो जाते हो, सेलर सेलर क्या करता है? सेलर आपसे जीएसटी ले लेता है और आपसे लेके वो गवर्नमेंट को आपके बदले में पे कर देता है। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं आसान शब्दों में? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मली नॉर्मली जीएसटी ऐसे ही चार्ज होता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से ही चार्ज होता है। तो दिस इज द रेगुलर एंड मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी। So under forward charge, the supplier of the goods and services is responsible for collecting GST from the customer and paying it to government. मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को जो सेल कर रहा है भाई, वो तुमसे जीएसटी कलेक्ट कर लेगा और तुम्हारे बदले में गवर्नमेंट को दे देगा। आप जिस दुकानदार को जीएसटी भरते हो, आप जिस दुकानदार के पास जाते हो, दुकानदार बोलेगा कि हमारा सामान का दाम है 1,000 रुपया और उसमें 200 रुपया का जीएसटी है। आप एक काम करो भाई साहब कि मेरे को 1,200 रुपया दे दो। आप दे के आते हो ना, आप सामान का प्राइस और जीएसटी भी दे के आते हो। और वो इंसान क्या करेगा? वो इंसान अपना 1,000 रुपया रख लेगा और बाकी का 200 रुपया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देगा। बाकी का 200 रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देगा, सीधा सा बात है। वो जो सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो। ठीक है, डन, क्लियर है? चलिए, तो फॉरवर्ड चार्ज का मतलब सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है? रिस्पॉन्सिबल है आपसे जीएसटी कलेक्ट करने के लिए, आपसे जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो दे देता है। ठीक है, फिर देखिए फिर लिखा हुआ है हाउ फॉरवर्ड चार्ज वर्क्स। किस किस तरीके से फॉरवर्ड चार्ज किस किस तरीके से फॉरवर्ड चार्ज काम करता है? आपको जितना जितना पढ़ा रहा हूं उतना उतना ही पढ़िए, ज्यादा ज्यादा पढ़ने का दरकार नहीं है। ठीक है, इसका मीनिंग इंपॉर्टेंट है, मीनिंग याद रखिएगा बस। कि द सप्लायर सेल्स गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज। सबसे पहले वो जो सप्लायर है वो या तो गुड्स को सेल करता है या तो वो सर्विस प्रोवाइड करता है। ही चार्जेस जीएसटी ऑन हिज इनवॉइस। वो जीएसटी आपसे चार्ज करता है, वो जीएसटी रजिस्टर्ड होना चाहिए। वो सेलर अगर जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है तो वो आपसे जीएसटी नहीं ले सकता। ठीक है, एंड द कस्टमर पेज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लस जीएसटी। और कस्टमर जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को भी पे करता है और जीएसटी प्लस करके पे करता है कि 1,000 रुपए का गुड्स है और 200 रुपया जीएसटी भी पे किए। ठीक है, एंड द सप्लायर डिपोजिट्स द कलेक्टेड जीएसटी विद द गवर्नमेंट। और जो और जो सेलर है, सेलर वो सेलर क्या करता है? जीएसटी को गवर्नमेंट को जमा कर देता है। जीएसटी तो, अरे भैया जीएसटी तो सरकार का है ना, सिंपल सा बात है। एंड द सप्लायर फाइल्स जीएसटी रिटर्न्स एंड रिपोर्ट्स द ट्रांजैक्शंस। और सप्लायर क्या करता है? जीएसटी रिटर्न फाइल करता है और ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करता है। ठीक है, अब इसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज, सप्लायर को हमेशा जीएसटी कलेक्ट करना चाहिए। सप्लायर का मतलब क्या है? सेलर। सेलर को हमेशा जीएसटी कलेक्ट करना चाहिए। सप्लायर मस्ट कलेक्ट जीएसटी। फिर वो सप्लायर मस्ट इशू ए प्रॉपर टैक्स इनवॉइस। हमेशा उसको प्रॉपर टैक्स इनवॉइस इशू करना चाहिए। फिर सप्लायर मस्ट पे जीएसटी विद इन द ड्यू डेट। अपना ड्यू डेट के अंदर अंदर ही जीएसटी उसको पे करना पड़ेगा। एंड सप्लायर मस्ट फाइल रेगुलर जीएसटी रिटर्न्स। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। किसकी सर? सेलर की। तो सिंपल सा बात है, एक समरी में अगर बात किया जाए तो फॉरवर्ड फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का मतलब होता है कि जब सेलर एक कस्टमर से उसका गुड्स का प्राइस भी ले लेता है और जीएसटी भी ले लेता है और जीएसटी कस्टमर से लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा कर देता है। सेलर बायर के बदले जीएसटी लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा करता है, उसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, अब आप बोलोगे सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब कि अगर बायर वो सेलर को सिर्फ उसका गुड्स का सामान प्राइस ही दे। सुनिए, सुनिए जरा ध्यान से। अगर बायर वो सेलर को अपना सिर्फ गुड्स का प्राइस ही दे, गुड्स का प्राइस ही दे, उसका जो सामान का प्राइस है वही दे सिर्फ, और जीएसटी वो खुद से गवर्नमेंट को दे।
अगर बायर डायरेक्टली गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दे जाके, ये लो भाई साहब जीएसटी, उसको बोलते हैं अपने लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये बहुत रेयर देखने को मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है इंडिया में, कि अगर बायर वो सेलर को बोले कि तू अपना सामान का प्राइस लेने से मतलब रख, मैं खुद जीएसटी पे कर दूंगा गवर्नमेंट को, मैं खुद जीएसटी पे कर दूंगा गवर्नमेंट को। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है कि बायर डायरेक्टली जीएसटी पे कर देता है गवर्नमेंट को, वो इंटरमीडिएट का यूज नहीं करता, वो सेलर का यूज नहीं करता, वो बायर बोलता है कि मैं खुद जीएसटी पे कर दूंगा गवर्नमेंट को, तू बस अपना सामान का पैसा रख। ए सेलर, ए दो कौड़ी का सेलर, तू बस अपना सामान का पैसा रख, मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर दूंगा जीएसटी। उसको बोलते हैं दोस्तों रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उसको आरसीएम बोलते हैं। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, अंडर जीएसटी लॉ इन इंडिया द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज अ स्पेशल सिस्टम वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे जीएसटी शिफ्ट फ्रॉम सप्लायर टू द रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब बायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज खुद जब जाके डायरेक्टली गवर्नमेंट को जब जीएसटी पे कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, क्लियर है? तो नॉर्मली द सप्लायर कलेक्ट्स एंड पेज जीएसटी। अब नॉर्मल केसेस में आप क्या देखते हो कि सेलर ही आपका मतलब आप नॉर्मल केस में क्या देखते हो कि सेलर ही आपसे सब कुछ कलेक्ट करता है और वही आपके बदले में जीएसटी पे करता है। लेकिन जब बायर उस सेलर को उसका प्राइस ऑफ गुड्स ही दे और वो डायरेक्टली जब जाके जीएसटी पे कर दे वो गवर्नमेंट को, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो बट अंडर रिवर्स चार्ज द रिसिपिएंट पेज जीएसटी डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। ठीक है, इतना तक पढ़िएगा, इतना तक ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, कि जब बायर डायरेक्टली गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दे, इंटरमीडिएट का भरोसा ना करे, उसको क्या बोलता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आइए, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात करना, अब आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है आपको, रेट ऑफ जीएसटी। अपने इंडिया में हर एक सामान पे कितना कितना करके रेट्स लगता है, उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। कितना कितना करके रेट्स लगता है और कंपेंसेशन सेस क्या होता है, रेट्स वगैरह कितना कितना करके लगता है, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात, रेट्स ऑफ जीएसटी, पर लेना रट लेना, पढ़ना पड़ेगा ये सब चीज। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग गुड्स का, अगर बात करें हम लोग गुड्स का कि गुड्स पे कितना जीएसटी रेट लगता है, गुड्स पे कितना जीएसटी रेट लगता है। अगर गुड्स का बात करें तो गुड्स का याद रखिएगा 0%, 0.1%, 0.25%, 3%, 5%, 18%, 40%, ये सब सब कैटेगरी है, ये सब सब कैटेगरी। अब जरा समझिएगा कि 0% कब लगता है, 0.1% कब लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा एक एक करके। हो सकता है कि आप लोगों को हो सकता है आप लोगों को वो सामान का नाम दिया हो, आपको रेट्स बताना हो एग्जामिनेशन में, ऐसा भी दे सकता है। हो सकता है 5-10 तो सामान का नाम दे देगा, आपको रेट्स बताना होगा कि इस पे कितना परसेंट लगेगा, इस पे कितना परसेंट लगेगा, इस पे कितना परसेंट लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो जीएसटी रेट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, कि गुड्स पे कितना जीएसटी लगता है, कितना कितना परसेंट जीएसटी लगता है। सबसे पहले बात करेंगे 0%। 0% कहाँ कहाँ लगता है, अगर कोई नेचुरल नेचुरल प्रोडक्ट्स है, अगर कोई नेचर वाला सामान है, नेचुरल प्रोडक्ट्स है, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। अगर लाइव एनिमल है, लाइव एनिमल, जैसे मान लीजिए गाय खरीद लिए, भैंस खरीद लिए, गाय भैंस खरीद लिए, बकरी खरीद ली, उस पे जीएसटी ही नहीं लगता। नॉन ब्रांडेड फूड ग्रेन्स, अगर मान लीजिए खुला मसूर दाल खरीद लिए, खुला मसूर दाल या खुला अरहर दाल, कोई भी फूड ग्रेन्स खुला जो दुकान में मिलता है, मोदी दुकान में खुला, वो खरीद लिए। लेकिन अगर उसको पैकेट करके अगर बेच दिए तो वो तो ब्रांडेड हो जाएगा, ब्रांडेड पे जीएसटी लगेगा। लेकिन नॉन ब्रांडेड फूड ग्रेन्स रहा, खुला खुला दाल है, खुला चावल है, तो उस पे 0% जीएसटी, उस पे जीएसटी नहीं लगता है। अरे आप दुकान जाओगे, दाल लोगे या वो चावल लोगे, राजमा लोगे, कुछ भी लोगे, वो पैकेट अगर नहीं किया होगा, वो पैकेट अगर नहीं किया होगा, नॉन ब्रांडेड अगर हुआ तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही चीज पैकेट किया होगा, आटा का मान लीजिए आशीर्वाद आटा पैकेट किया हुआ है, खुला लोगे 0%, लेकिन आशीर्वाद आटा पैकेट किया हुआ है, या कोई सा भी ब्रांड का है वो आटा, तो उस पे जीएसटी लगेगा।
लेकिन नॉन ब्रांडेड का जीएसटी नहीं लगेगा। मोदी दुकान में जो खुला खुला मिलता रहता है वो सब पे जीएसटी नहीं लगता है, 0%, 0%। ठीक है। फिर मिल्क, मिल्क पे भी जीएसटी नहीं लगता। दूध पे जीएसटी नहीं लगता। सॉल्ट, नमक पे जीएसटी नहीं लगता। बुक्स, इंडियन फ्लैग, ब्रेड, लाइफ सेविंग ड्रग्स, इन सब पे जीएसटी 0% लगता है। 0% मतलब लगता ही नहीं है। 0% मतलब लगता ही नहीं है। तो कौन कौन सा सर? नेचुरल प्रोडक्ट, लाइव एनिमल्स, नॉन ब्रांडेड फूड ग्रेन्स, मिल्क, मिल्क मतलब दूध, सॉल्ट, बुक्स, इंडियन फ्लैग्स, ब्रेड, लाइफ सेविंग ड्रग्स। अच्छा, लाइफ सेविंग ड्रग्स क्या होता है भैया? कि कोई ऐसा दवाई जिससे आपका लाइफ सेव हो सकता है, जैसे कोरोना वायरस, सॉरी, जैसे कोविड 19 का जो दवाई था ना, वैक्सीन, जिससे आपका जिंदगी बच सकता है। कोई ऐसा ड्रग जिससे आपका लाइफ सेव हो सकता है, उस पर 0% जीएसटी। कोई ऐसा ड्रग जिससे आपका लाइफ सेव हो सकता है, उस पर 0% जीएसटी। जीएसटी नहीं लगे, जीएसटी लागू ना इसे, 0% जीएसटी। क्लियर है एकदम? ठीक है। तो क्या क्या है बताइए आप लोग? नेचुरल प्रोडक्ट्स, लाइव एनिमल्स। अब लाइव एनिमल्स मतलब क्या? अरे बतख हो गया, हिरन हो गया, खरगोश हो गया, या वो गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सब एनिमल्स को जो खरीदोगे उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। नॉन ब्रांडेड फूड ग्रेन्स, जैसे मसूर दाल, खुला खुला वो दाल या चावल, खुला खुला दाल चावल अगर खरीदोगे तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। मिल्क हो गया, फिर सॉल्ट, बुक्स, इंडियन फ्लैग्स, ब्रेड, लाइफ सेविंग ड्रग्स, इस पे जीएसटी 0% लगता है। 0%, 0% लगता है। ठीक है। फिर 0.1% किस पे लगता है? देखिए, सप्लाई ऑफ गुड्स टू मर्चेंट एक्सपोर्टर फॉर एक्सपोर्ट। अब देखिए, आप अगर खुद से एक्सपोर्ट कराओगे, मान लो कि मेरे को एक गुड्स है वो जो बाहर 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 देश में पहुंचाना है। एक गुड्स है, मुझे वो एक्सपोर्ट कराना है, बाहर देश में पहुंचाना है। ठीक है। तो खुद से एक्सपोर्ट कराओगे तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर मर्चेंट एक्सपोर्टर का हेल्प लोगे, मर्चेंट एक्सपोर्टर मतलब एक एजेंट, एजेंट होता है मर्चेंट एक्सपोर्टर, कि भाई साहब प्लीज हमारा गुड्स को पहुंचा दीजिए ना, भाई साहब प्लीज हमारा गुड्स को पहुंचा दीजिए। मान लीजिए हम एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, आप लोग अपना सामान लेके आते हो, हम हम है दलाल, हम है एजेंट, हम है मर्चेंट एक्सपोर्टर, हम आपके बदले में गुड्स को पहुंचा रहे हैं। अगर आप एक्सपोर्ट करने के लिए कोई एजेंट का हेल्प लेते हो, मर्चेंट एक्सपोर्टर का हेल्प लेते हो, फिर 0.1% का जीएसटी लगेगा। 0.1% का जीएसटी लगेगा। ठीक है। क्लियर है? ओके ना? फिर देखिए, अगर अगर आप वो डायमंड या प्रीसियस स्टोन्स खरीदते हो, मतलब वो डायमंड, हीरा, वो डायमंड से आपने ज्वेलरी नहीं कन्वर्ट किया, ठीक है, आपने जस्ट वो डायमंड खरीदा है या कोई प्रीसियस स्टोन्स खरीदा है, वो डायमंड या कोई प्रीसियस स्टोन्स, तो उस पर 0.25% का जीएसटी लगेगा। अगर कोई आपने डायमंड खरीदा है या प्रीसियस स्टोन्स खरीदा है तो 0.25% का जीएसटी लगेगा। लेकिन उसी लेकिन उसी हीरे का आपने ज्वेलरी बना लिया भाई साहब, उसी हीरे का, वो ज्वेलरी ऑफ गोल्ड, सिल्वर, स्टोन्स, फिर आपका 3% का जीएसटी लगेगा। ठीक है। बात को समझिए कि अगर आपने सिर्फ डायमंड खरीदा, आपके पास डायमंड है, तो 0.25% का जीएसटी लगेगा। लेकिन उसी डायमंड का आपने ज्वेलरी बना लिया, गोल्ड का ज्वेलरी, सिल्वर का ज्वेलरी, सोना का ज्वेलरी, हीरा का ज्वेलरी, ये सब जो ज्वेलरी है उस पे 3% का जीएसटी लगता है। कितना? 3% का जीएसटी लगता है। अरे बाबा, 3%। ठीक है। फिर ये टूथपेस्ट या साबुन, शैम्पू, बिस्किट, घी, चीज या पैकेज्ड फूड या नमकीन वगैरह हो गया, ठीक है, फुटवेयर, बाईसाइकिल, मेडिकल डिवाइस, इस पे 5% का जीएसटी लगता है। ठीक है। कि कोलगेट वोलगेट जो यूज करते हो, कोलगेट, साबुन, शैम्पू, बिस्किट, घी, चीज या पैकेज्ड फूड या नमकीन, फुटवेयर, बाईसाइकिल्स, मेडिकल डिवाइसेस पे 5% का जीएसटी लगता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस टर्म्स, इस बार चेंज हुआ है इसीलिए बोल रहे हैं। 5% का जीएसटी लगेगा, 5% का, 5% का। ठीक है। 18% का जीएसटी कब कब लगेगा सर? 18% का जीएसटी लगेगा स्मॉल कार, एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सीमेंट, ऑटो पार्ट्स, कोल या बाईसाइकिल, इस सब पे ना 18% का जीएसटी लगता है। ठीक है। याद करना कि मान लो कि एक मान लो कि एक वो
एक एफोर्डेबल गाड़ी है आपका, एक स्मॉल कार है, या एसी है, या टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सीमेंट, ऑटो ऑटोपोर्ट्स, कोल या बाईसाइकिल, इस पे 18% का जीएसटी लगेगा, 18% का। और 40% का जीएसटी लगेगा अगर आपका लग्जरी कार है, लग्जरी कार मतलब वो लग्जरी कार, एसयूवीज हो गया, लग्जरी लग्जरी कार हो गया, जितना भी लग्जरी कार हो गया उस पे 40% का जीएसटी लगता है। या तो अरेटेड ड्रिंक्स मतलब ड्रिंक्स में कुछ अलग ही फ्लेवर्स मिलाना, उस पे भी आपका 40%। अरे दारू वाड़ू, वाइन, सॉरी कुछ अलग बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे अल्कोहल पे तो सर जीएसटी ही नहीं लगता, क्या बोल रहे हैं आप, सुनिए। अरेटेड अरेटेड ड्रिंक्स का मतलब जो आप ये थम्स अप पीते हो ना, थम्स अप, कोका कोला, उसको बोलते हैं अरेटेड ड्रिंक्स, ठीक है। अरेटेड ड्रिंक्स का मतलब क्या होता है कि थम्स अप हो गया, कोका कोला हो गया, फैंटा, माउंटेन ड्यू, सेवन अप, ये सब हो गया अरेटेड ड्रिंक्स, ठीक है। उस पे 40% का जीएसटी लगेगा, 40% ठीक है। फिर पान मसाला, अगर आप पुड़िया पुड़िया खाते हो, पुड़िया पुड़िया, गुटका गुटका खाते हो, अगर आप पुड़िया खाते हो, गुटखा खाते हो, 40% का जीएसटी लगता है। तो प्राइवेट प्राइवेट एयरक्राफ्ट, अगर अपने लिए मान लीजिए प्राइवेट एयरक्राफ्ट लाने वाले हो आप, तो 40% का जीएसटी। रेसिंग कार्स वगैरह लाने वाले, लग्जरी लाइफ जीते हो, 40% जीएसटी। लग्जरी कार्स, एसयूवी, रेसिंग कार्स, प्राइवेट एयरक्राफ्ट, लग्जरी कुछ भी सामान खरीदते हो, 40% जीएसटी। नाम याद करके रखिएगा इस सब का, नाम याद करके रखिएगा ये सब, ठीक है। क्लियर है। तो अभी अपने लोग बात किए कि कौन कौन सा गुड्स पे कितना कितना रेट्स का जीएसटी लगेगा। सबसे पहले बात किए 0%, फिर बात किए 0.1%, 0.25%, 3%, 5%, 18% और 40%। आप लोग याद कीजिएगा, आप लोग, समझाने का कुछ नहीं है इसमें, याद करना है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि कौन कौन सा सर्विसेज पे कितना जीएसटी रेट लगता है। अब सर्विसेज का बात करेंगे, इस कि अगर सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो रहा है तो कौन कौन सा सर्विसेज पे कितना % जीएसटी रेट लगेगा। तो दोस्तों, अगर आप कोई एलआईसी पॉलिसी लेते हो या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या जीआईसी वगैरह कुछ लेते हो तो 0% जीएसटी रेट, कुछ भी जीएसटी नहीं लगने वाला, ठीक है। इस बार अमेंडमेंट आया है। अगर मान लो कि कोई एलआईसी लिए हो या हेल्थ इंश्योरेंस लिए हो या कोई भी जीआईसी लिए हो तो 0% जीएसटी रेट, जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, 0%, 0%, 0%, ठीक है। फिर बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स, एक एफोर्डेबल मतलब एक एफोर्डेबल एफोर्डेबल घर बना रहे हो तुम, एफोर्डेबल एफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स बना रहे हो जो सबको एफोर्ड कर पाए, मिडिल मिडिल क्लास लोगों के लिए। तो 1.5% का आपका जीएसटी लगेगा, 1.5% का आपका जीएसटी लगेगा, ठीक है। एफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स का मतलब कि जो हर मिडिल क्लास लोग अफोर्ड कर पाए, इतना भी लग्जीरियस नहीं, एफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट बोला है, तो उस पर 1.5% का जीएसटी लगेगा, ठीक है। ये तो हो गया ऑलरेडी, ज्वेलरी ज्वेलरी मेकिंग सर्विसेज। तो अगर मान लो कि कोई ज्वेलरी वगैरह है तो उस पर 3% का जीएसटी लगेगा, मतलब कि ज्वेलरी पे कुछ काम कर रहे हो, ज्वेलरी व्वेलरी बना रहे हो, अगर गोल्ड का ज्वेलरी या सिल्वर का ज्वेलरी, तो उस पर 3% का जीएसटी लगेगा। ये सब तो पता है ना आप लोगों को, ओके। फिर देखो, अगर आप जिम जाते हो, सैलून जाते हो, बार्बर, योगा, वेलनेस वेलनेस सर्विसेज, हॉस्टल एकोमोडेशंस, हॉस्टल एकोमोडेशंस, अप टू 7500 आपका 5% जीएसटी लगेगा। अप टू 7500 आपका 5% जीएसटी लगेगा। जिम जाते हो, सलून जाते हो, बार्बर जाते हो, योगा जाते हो, तो अप टू 7500 मतलब 7500 तक 5% तक का जीएसटी आप लोगों का लगेगा। क्लियर है। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट अदर देन अफोर्डेबल, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट अदर देन अफोर्डेबल, अगर मान लो अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट नहीं बना रहा, थोड़ा मतलब कि थोड़ा मान लो लग्जरी टाइप का बना रहा है, ठीक है। एफोर्डेबल मतलब अरे गरीब लोगों के लिए या मिडिल क्लास लोगों के लिए अपार्टमेंट्स नहीं बना रहे, थोड़ा मान लो कि अमीर अमीर जैसा बना रहे हैं, लग्जरी लग्जरी बना रहे हैं, तो 7.5% लगेगा जीएसटी, 7.5%, वही केस है, 7.5% लाग पे, ठीक है। आप रेसिडेंशियल अपार्टमेंट तो बना रहे हो लेकिन एफोर्डेबल नहीं बना रहे हो। एफोर्डेबल मतलब सस्ता सुंदर टिकाऊ नहीं बना रहे हो, थोड़ा महंगा बना रहे हो, लग्जरी बना रहे हो, 7.5% लगेगा आपका जीएसटी, ठीक है। डन, ओके। फिर रेस्टोरेंट का सर्विसेज में याद
फिर रेस्टोरेंट के सर्विसेज में या बैंकिंग एंड फाइनेंशियल के सर्विसेज में, एजुकेशन बोल सकते हो, एजुकेशन में भी 18% जीएसटी लगता है भाई। ठीक है, रेस्टोरेंट बोल लो या टेलीकॉम बोल लो, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस बोल लो, एजुकेशन बोल लो, उस पर 18% जीएसटी लगता है, 18% जीएसटी। ठीक है। और और मान लो कि कसिनो वसिनो जाते हो, ऑनलाइन 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 गेमिंग करते हो, कसिनो जाते हो, बेटिंग करते हो, लग्जरी रेंटल सर्विसेज लेते हो, उस पर 40%। कसिनो वगैरह जाते हो, ऑनलाइन गेमिंग करते हो, बेटिंग करते हो, लग्जरी रेंटल सर्विसेज देते हो, तो 40% का जीएसटी लगेगा, 40% का जीएसटी। ठीक है। फिर बात करते हैं कि कंपेंसेशन सेस। अब बात करेंगे कंपेंसेशन सेस ये क्या होता है सर। तो कंपेंसेशन सेस अभी अप्लीकेबल नहीं है। सो कंपेंसेशन सेस इज नॉट अप्लीकेबल फ्रॉम दिसंबर 2025। अभी अभी अप्लीकेबल नहीं है, अभी आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया तो उसके लिए पढ़ा रहा है, फिर भी अगर पूछ लिया तो उसके लिए पढ़ा रहा है। तो कंपेंसेशन सेस, ये 5 सामान पे कंपेंसेशन सेस लगाया गया, मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लगाया गया, एक्स्ट्रा 14% का एक्सेस लगाया गया, उसको बोलते हैं दोस्तों कंपेंसेशन सेस। अरे वो सरकार के द्वारा 5 ऐसा सामान है जिसपे एक्स्ट्रा 14% का कंपेंसेशन सेस लगाया गया, 14% का कंपेंसेशन सेस लगाया गया। तो क्यों लगाया गया? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट लोग ना भड़क रहे थे, बोल रहे थे हमारा क्या होगा अगर सब कोई जीएसटी जीएसटी करने लगेगा, हमारा क्या होगा, हम लोग का भी तो घर देखना है। तो इसीलिए कुछ यूनिफॉर्म के लिए, जिससे स्टेट गवर्नमेंट भी रेवेन्यू कमाए, इस वजह से कंपेंसेशन सेस लगाया गया। तो कंपेंसेशन सेस का मतलब जीएसटी तो लगेगा ही, लेकिन 5 ऐसे सामान पे एक्स्ट्रा 14% लगाया जाएगा, एक्स्ट्रा 14%। किस किस पे सर? वो टबैको पे। तो ऑलरेडी ऑलरेडी वो टबैको पे 18% का जीएसटी तो लगेगा ही, लेकिन 14% और लगेगा। कितना परसेंट हो गया फिर? 18 प्लस 14, 18 प्लस 14 कितना परसेंट हो गया? 32। ठीक है। और एक ये पान मसाला 18% तो लगेगा ही, 14% एक्स्ट्रा लगेगा, 14% एक्स्ट्रा लगेगा, जिससे स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ कमा सके, रेवेन्यू कमा सके। फिर कोल हो गया, मोटर कार हो गया, कोल हो गया, कोयला वोयला। ठीक है, 18% तो लगेगा ही, 14% और एक्स्ट्रा लगेगा। मोटर कार्स हो गया, 18% तो लगेगा ही, 14% और एक्स्ट्रा लगेगा। और अरेटेड ड्रिंक्स हो गया, अरेटेड ड्रिंक्स का मतलब कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, इस पे भी 14% एक्स्ट्रा लगाओ, इस पे भी अब 14% एक्स्ट्रा लगाओ। तो ये 5 सामान है जिसपे कंपेंसेशन सेस लगाया गया था। और और ये सिर्फ 5 साल के लिए लगाया गया था, ये सिर्फ 5 साल के लिए। मतलब कि 2017 से अगर देखा जाए तो 2022 में ही खत्म हो गया था कंपेंसेशन सेस। ठीक है। इसको ये इसको इसको ये लोग खींच तान के 2025 तक लेके गया। 2025 दिसंबर को फाइनली ये खत्म कर दिया, बोला कि नहीं चलेगा अभी, खत्म करो, खत्म करो। अब कोई भी स्टेट कंपनसेशन टैक्स नहीं मांग सकता, नहीं मांग सकता कंपनसेशन सेस। ये 2017 में चालू हुआ था और 2022 तक सिर्फ चलने का बात था, 5 साल का चलने का बात था सिर्फ। लेकिन ये 2025 तक खींच 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 तान के चलाया गया, लेकिन अब नहीं चलेगा। तो कंपेंसेशन सेस इज नॉट एप्लीकेबल फ्रॉम दिसंबर 2025। बस आप ये याद रखिएगा कि कंपेंसेशन सेस का मतलब कि 18% तो लगेगा ही, 14% और एक्स्ट्रा लगेगा। मतलब कि 14% और एक्स्ट्रा मांगेगा गवर्नमेंट। किस लिए सर? क्योंकि स्टेट भी रेवेन्यू कमा सके, स्टेट गवर्नमेंट भी रेवेन्यू कमा सके, स्टेट गवर्नमेंट को भी थोड़ा रेवेन्यू हो सके। किस किस पे कंपेंसेशन टैक्स लगेगा? किस कौन कौन सा चीज पे कंपेंसेशन सेस लगेगा? सबसे पहले है भैया वो टबैको, फिर पान मसाला, कोल, मोटर कार और अरेटेड ड्रिंक्स। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब टॉपिक नंबर 3 बात करते हैं। ठीक है, एक मिनट। अब टॉपिक नंबर 3 बात करेंगे कि कौन कौन सा ऐसा आइटम है जिसपे जीएसटी नहीं लगता। कौन कौन सा ऐसा आइटम है जिसपे जीएसटी लगता ही नहीं है भाई साहब, लगता ही नहीं है, जिसपे जीएसटी लगता ही लागे ही ना। कौन कौन सा ऐसा आइटम? ठीक है। इसमें से याद याद रखिएगा, कम से कम 10-15 आइटम याद रख लीजिएगा। ठीक है। इसमें से कम आप 10 आइटम याद रख लीजिएगा, 10 आइटम, 10 आइटम। इसमें से 10 आइटम याद रख लीजिएगा। ठीक है। कौन कौन सा ऐसा आइटम है जिसपे जीएसटी नहीं लगता है? सबसे पहले अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बाटली, बाटली, दारू, 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 दारू।
ठीक है, तो दारू पे जीएसटी नहीं लगता है, दारू पे जीएसटी नहीं लगता है। फिर स्पेसिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नेमली पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट या नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल। आप लोगों को 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पढ़ाए थे ना आप लोगों को? याद करो कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पढ़ाए थे जिसपे जीएसटी नहीं लगता। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पढ़ाए थे जिसपे जीएसटी नहीं लगता। वही चीज दिया हुआ है कि सबसे पहले तो दारू पे जीएसटी नहीं लगता, दारू पे जीएसटी नहीं लगता, चाहे विदेशी हो चाहे देसी हो, दारू पे जीएसटी नहीं लगता। फिर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसका उसका नाम क्या है सर? एक का नाम है पेट्रोलियम क्रूड, एक का नाम है हाई स्पीड डीजल, एक का नाम है मोटर स्पिरिट, एक का नाम है नेचुरल गैस, एक का नाम है एविएशन टरबाइन फ्यूल। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी नहीं लगता, आप लोगों को तो पता है ऑलरेडी। ठीक है, अब और कुछ कुछ ऐड हुआ है। अनपैक्ड फूड ग्रेन्स, अनपैक्ड फूड ग्रेन्स मतलब वो जो दुकान में मिलता है ना, खुला खुला दाल मिलता है, खुला खुला दाल मिलता है, खुला खुला चावल, खुला खुला राजमा मिलता है आप लोगों को। ठीक है, अनपैकेज्ड जो दालें मिलती है, चावल मिलती है, राजमा मिलता है, अब बोलते हो ना 1 केजी दाल दे दो, मसाला दे दो, खुला खुला जो मिलता है, खुला अनपैकेज्ड, अनपैकेज्ड जो मिलता है। लेकिन उसको अगर पैक कर दिया गया, आटा अगर नॉर्मल मिल रहा है बहुत अच्छा बात है, आटा अगर आप चक्की से लेके आ रहे हो बहुत अच्छा बात है, जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप आशीर्वाद कंपनी से ले रहे हो, उसको पैकेज्ड वे में ले रहे हो, पैकेज्ड वे में, जीएसटी लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। वो सामान अगर अनपैक रहेगा तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन वो सामान अगर पैक हो जाएगा जीएसटी लग जाएगा। तो अनपैक्ड फूड आइटम्स पे जीएसटी नहीं लगता। फूड ग्रेन्स पे, फूड ग्रेन्स पे मतलब दाल हो गया, चावल हो गया, पल्सेस हो गया, वगैरह वगैरह, उस पर जीएसटी नहीं लगता। फिर मिल्क, एग्स, कर्ड, लस्सी, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इस पे जीएसटी नहीं लगता। वो चाहे दूध हो, चाहे अंडा हो, चाहे कर्ड हो, लस्सी हो, फ्रेश वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स हो, उस पे जीएसटी नहीं लगता। फिर फिश, चिकन, मटन पे जीएसटी नहीं लगता। फिश, चिकन, मटन खाओ भाई, जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, फिर अनब्रांडेड आटा, मैदा या बेसन, खुला खुला जो आटा मिलता है, मैदा मिलता है, बेसन मिलता है, उस पे जीएसटी नहीं लगता अगर पैकेज्ड वे में मिलेगा। अगर वही चीज पैकेज्ड वे में मिलेगा, आशीर्वाद या गणेश वनेश बेचेगा, तो जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर खुला मिल रहा है, खुला खुला आटा, खुला मैदा, खुला बेसन, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, इंडियन नेशनल फ्लैग, इंडियन अपना जो इंडियन नेशनल फ्लैग है उस पर जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, फिर प्लास्टिक, प्लास्टिक ये बैंगल्स, कुमकुम, बिंदी, आलता, सिंदूर, इस पे जीएसटी नहीं लगता। आलता हो गया, सिंदूर हो गया, बिंदी हो गया, कुमकुम हो गया, प्लास्टिक, ठीक है, उस पे जीएसटी नहीं लगता। प्लास्टिक का चूड़ी हो गया, प्लास्टिक का चूड़ी। ठीक है, फिर गुड़, टेंडर कोकोनट वाटर या कोकोनट क्वायर मतलब, ठीक है, इस पे जीएसटी नहीं लगता। फिर सिल्क हो गया, वुल या गांधी टोपी या खादी यान, उस पे जीएसटी नहीं लगता। अगर आप मान लो कि वो टोपी वोपी पहनते हो, वो गांधी टोपी, अरे खादी यान पहनते हो या वुल पहनते हो, सिल्क पहनते हो, तो उस पे जीएसटी नहीं लगता। पूजा का कोई भी सामग्री हो या पूजा का प्रसाद हो, उस पे जीएसटी नहीं लगता। पूजा मटेरियल्स एंड पूजा प्रसाद, उस पे जीएसटी नहीं लगता। पूजा का कोई भी सामग्री खरीद रहे हो या प्रसाद खरीद रहे हो, उस पे जीएसटी नहीं लगता। आप लोग जाते हो ना मंदिर वंदिर जाते हो तो प्रसाद वसाद लेके जाते हो, प्रसाद वसाद खरीद के जाते हो, उस पे जीएसटी नहीं लगता। फिर कॉफी बीन्स, ग्रीन टी, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। कॉफी बीन्स, ग्रीन टी। अगर आप ह्यूमन ब्लड खरीदते हो, ह्यूमन ब्लड, ब्लड खरीदते हो ना, ह्यूमन ब्लड, खून खरीदना पड़ता है दूसरों को चढ़ाने के लिए, है ना, तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा भाई। ठीक है, फिर प्रिंटेड 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 बुक्स, मैप्स एंड न्यूज़पेपर, स्टैम्प पेपर, इस पे जीएसटी नहीं लगता, इस पे जीएसटी नहीं लगता, इस पे जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, क्लियर है? फिर स्लेट हो गया, फिर स्लेट, स्लेट या चौक हो गया या पेंसिल हो गया, इस पे जीएसटी नहीं लगता। अगर आप मान लीजिए कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदते हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हैंडमेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब, अरे हाथ से बनाया गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बांसुरी, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। डन ना? क्लियर ना? क्लियर है? इतना पढ़ लीजिएगा हो जाएगा आप लोग का, इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा हो जाएगा। सबसे पहले भैया अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगता। फिर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी नहीं लगता। फिर
अनपैक्ड फूड ग्रेन्स पे जीएसटी नहीं लगता, मिल्क, एग, कर्ड, लस्सी, फ्रेश वेजिटेबल्स उस पे जीएसटी नहीं लगता, फिश, चिकन, मटन पे जीएसटी नहीं लगता, अनब्रांडेड अनब्रांडेड आटा वाटा है उस पे जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, क्लियर है? आटा, मैदा या बेसन खुला आम बेच रहा है, खुला खुला बेच रहा है, अरे पैकेज नहीं बेच रहा है, उस पे जीएसटी नहीं लगता। इंडियन नेशनल फ्लैग जीएसटी नहीं लगता। अगर प्लास्टिक प्लास्टिक का छोड़िए, प्लास्टिक का बैंगल बैंगल है, कुमकुम है, कुमकुम, बिंदी, अलता, सिंदूर, उस पे जीएसटी नहीं लगता। कोकोनट का कुछ भी है उस पे जीएसटी नहीं लगता। सिल्क, वुल या गांधी टोपी अगर आप पहनते हो जीएसटी नहीं लगेगा। पूजा मटेरियल्स, पूजा का सामग्री या पूजा का प्रसाद उस पे जीएसटी नहीं लगता। कॉफी बीन्स, ग्रीन टी पे जीएसटी नहीं लगता। ह्यूमन ब्लड्स पे जीएसटी नहीं लगता। प्रिंटेड प्रिंटेड बुक्स, मैप्स, कम से कम इसका 10 याद करिएगा, 10, मतलब 10, 1 2 ऐसे करके 10। ठीक है, हो गया। चलिए, अब बात करते हैं कि कौन कौन सा सर्विसेज जो है, कौन कौन सा सर्विसेज जो है वो एग्जेम्प्ट है जीएसटी से। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा सर्विसेज जो है वो एग्जेम्प्ट है जीएसटी से, कौन कौन सा सर्विसेज एग्जेम्प्ट है जीएसटी से। तो बहुत 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 सारा सर्विसेज आप देख पाओगे, बहुत सारा सर्विसेज, लेकिन हम जो जो पढ़ाएंगे वो सब पढ़ लेना खाली। ठीक है, हम जो जो पढ़ाएंगे वो सब आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। आइए, सबसे पहले अपने लोग गुड्स के बारे में बात कर लिए कि कौन कौन सा गुड्स है जिस पे जीएसटी नहीं लगता। अब बात करेंगे कौन कौन सा ऐसा सर्विसेज है जिस पे जीएसटी नहीं लगता। सबसे पहले सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वो चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट। अगर मान लीजिए कोई रामकृष्ण मिशन है, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन क्या है? एक एक ट्रस्ट, एक चैरिटेबल ट्रस्ट। तो रामकृष्ण मिशन पे कौन कौन सा सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगेगा? रामकृष्ण मिशन का कौन कौन सा सर्विसेज पे जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा? गवर्नमेंट जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा। देखिए लिखा हुआ है कि चैरिटेबल एक्टिविटीज, वो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए रजिस्टर्ड वो चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर चैरिटेबल एक्टिविटीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो चैरिटेबल एक्टिविटीज इंक्लूड्स, मतलब अगर कोई चैरिटी कर रहा है, अगर मान लीजिए रामकृष्ण मिशन है और वो कोई चैरिटेबल काम कर रहा है, उस पे जीएसटी नहीं लगता। सर कौन कौन सा ऐसा काम है जिस पे जीएसटी नहीं लगता? अब देखिए, वो सर्विसेज रेंडर्ड टू द पब्लिक हेल्थ। अगर मान लीजिए कि कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एक पब्लिक हेल्थ के लिए काम कर रहा है, लाइक फ्री फ्री मेडिकल कैंप्स, बहुत जन, मान लीजिए एक आदमी बहुत ज्यादा बीमार है, एक आदमी बहुत ज्यादा बीमार है, उसका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट मान लीजिए रामकृष्ण मिशन कर रहा है, तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। उस आदमी के ऊपर जितना खर्चा किया गया है उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगर कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस कोई पब्लिक हेल्थ के लिए काम करे, उस पे जीएसटी नहीं मांगती है गवर्नमेंट। ठीक है, फिर एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियन और स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन रिलीजन को बढ़ावा बढ़ावा देता है वो। अगर वो कोई भी अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है वो अपना रिलीजन को बढ़ावा देता है, तो उस पे जीएसटी नहीं मांगा जाता है। अगर मान लो वो अपना रिलीजन प्रमोट कर रहा है, उस पे जीएसटी नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर द पुअर पीपल। अगर मान लो कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड कर रहा है पुअर पुअर पीपल को, अरे वो गरीबों को वो पढ़ा रहा है, स्किल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर रहा है, फिर जीएसटी नहीं लगेगा उसके ऊपर। रिलीफ टू पुअर ऑर्फेन्स एंड डिफरेंट एबल्ड पर्सन। सिंपल सा बात है कि अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है जो गरीब को देखता है, ऑर्फेन्स को देखता है, वृद्धाश्रम हो गया या अनाथालय हो गया, उस पे जीएसटी नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, अगर कोई अनाथालय है, वृद्धाश्रम है, तो उनको भी रिलीफ मिलता है नॉर्मली, इस सब चीज में जीएसटी नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं रिलीजियस एक्टिविटी। सबसे पहले तो हम लोग तो पढ़ लिए कि चैरिटेबल एक्टिविटीज में अगर कोई भी आप चैरिटी करते हो, कोई भी आप चैरिटी करते हो या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस चलाते हो, उस पे जीएसटी नहीं मांगा जाएगा। और रिलीजियस एक्टिविटीज का क्या सर? रिलीजियस एक्टिविटीज का, तो रिलीजियस एक्टिविटीज में लिखा हुआ है कि सर्विसेज बाय रिलीजियस ट्रस्ट रिलेटेड टू रिलीजियस सेरेमनीज आर एग्जेम्प्ट। फॉर एग्जाम्पल कंडक्टिंग रिचुअल्स या कंडक्टिंग रिलीजियस पीस। अगर मान लो कि कोई वो सेरेमनी कर रहे हो, आप रिलीजियस वो सेरेमनी कर रहे हो, मान लीजिए कि कोई महाकथा हो रहा है रामकृष्ण मिशन में, मान लीजिए कोई महाकथा हो रहा है, कोई सेरेमनी हो गया, कोई फंक्शंस
आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उस पे जीएसटी नहीं मांगा जाता है। ठीक है, कोई मान लीजिए रिलीजियस सेरेमनी हो रहा है, मान लीजिए रामनवमी मना रहा है कोई, ठीक है, मान लीजिए रामकृष्ण मिशन में कोई मान लीजिए रिलीजियस वो सेरेमनी कर रहा है, फंक्शंस कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है कुछ कुछ, तो उस पे जीएसटी नहीं मांगा जाता है। ठीक है, तो कंडक्टिंग रिलीजियस रिचुअल्स एंड रेंटिंग ऑफ रिलीजियस प्लेस फॉर जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक मतलब कि मान लीजिए कि कोई एक रिलीजियस प्लेस को जनरल पब्लिक के लिए, अरे आप देखते हो ना कथा वथा करता रहता है, मतलब प्रेमानंद प्रेमानंद जी महाराज या कोई सा भी अगर बाबा कथा वथा करता रहता है, रिलीजियस प्लेस को हायर किया है, वहां बहुत सारी पब्लिक आ रही है, बहुत सारी पब्लिक कथा वथा सुन रहा है, रिलीजियस वो सेरेमनी हो रहा है, कुछ ना कुछ रिलीजियस वहां पे फंक्शंस वगैरह हो रहा है, तो उस पे जीएसटी नहीं लगता, उस पे जीएसटी नहीं लगता, उस पे जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, लेकिन अगर वही सारे ट्रस्ट अगर वो कमर्शियल सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दे, कमर्शियल सर्विसेज, अगर वो कमर्शियल सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दे, अगर बिजनेस करना शुरू कर दे, कि हॉल्स वॉल्स को रेंट वेंट करना शुरू कर दे, मान लीजिए रामकृष्ण मिशन का जो हॉल है वो दूसरों को रेंट करना शुरू कर दिया, रामकृष्ण मिशन का जो हॉल वॉल है वो दूसरों को रेंट वेंट करना शुरू कर दिया कि आओ यहाँ पे अपना प्रोग्राम प्रोग्राम करो और चले जाओ, फिर उसका जीएसटी लगेगा भाई, उसका जीएसटी लगेगा। लेकिन उस हॉल में वो खुद ही प्रोग्राम वगैरह कर रहा है, खुद ही वो प्रोग्राम वगैरह कर रहा है, पब्लिक लोगों को बुला रहा है, तो उसका जीएसटी कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन रामकृष्ण मिशन मान लीजिए अपना ही हॉल को रेंट पे देता है और बोलता है कि आओ अपना अपना प्रोग्राम करो और जाओ, जैसे यहाँ आओ, यहाँ आके अपना वो जनेऊ वनेऊ संस्कार करो, कुछ भी करो और जाओ, फिर उसका उसका जीएसटी लगेगा। अगर कोई भी अगर चैरिटेबल ट्रस्ट खुद का बिजनेस पर्पस के लिए वो हॉल रेंट को देता है, रेंट पे देता है, तो उस पे जीएसटी लगेगा। लेकिन वो अपने लिए काम कर रहा है, अपने लोगों के लिए काम कर रहा है, अपने रिलीजन को प्रचार करने के लिए काम कर रहा है, अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहा है, फिर जीएसटी नहीं लगेगा, फिर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, डन ना? Clear? ठीक है, नेक्स्ट, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज। अब एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज में भी जीएसटी नहीं लगता, ना के बराबर ही लगता है, ना के बराबर ही जीएसटी लगता है। ठीक है, आइए, लिखा हुआ है ऐसे करके आप लोग भी लिखिएगा, इन 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 इंडिया एग्रीकल्चर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर टू सपोर्ट फार्मर्स एंड रिड्यूस देयर फाइनेंशियल बर्डन, मेनी एग्रीकल्चरल रिलेटेड सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। बहुत सारा एग्रीकल्चर सर्विसेज जो है वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, जीएसटी से वो एग्जेम्प्ट है। चलिए आइए, आइए, अब कौन कौन सा एग्रीकल्चरल सर्विसेज जो है वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, जीएसटी उस पर लगता ही नहीं है, कौन कौन सा एग्रीकल्चरल सर्विसेज जो है उस पर जीएसटी लगता नहीं है, आइए उसको पढ़िए। सबसे पहले लिखा हुआ है कि कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्सेस फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल और अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है कि खेती करना या पेड़ पौधा उगाना, ठीक है, खेती खेती वेती करना, पेड़ पेड़ या पौधा उगाना, या गाय बकरी भैंस गाय वो सब पालना, ठीक है, या फिर गाय भैंस बकरी वकरी पालना, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आप खेती करते हो, अगर आप पेड़ पौधा उगाते हो, अगर आप अगर आप अगर आप गाय बकरी या हॉर्सेस कुछ भी आप पालते हो, ठीक है, अच्छा, एक्सेप्ट एक्सेप्ट हॉर्सेस बोला, एक्सेप्ट हॉर्सेस, हॉर्स को छोड़ के कुछ भी अगर आप पालते हो, मान लीजिए मान लीजिए आप कोई भी एनिमल को पाल रहे हो, गाय पाल रहे हो, बकरी पाल रहे हो, मुर्गा पाल रहे हो, तो उस पे जीएसटी नहीं लगता, उस पे जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, फिर देखिए, फिर देखिए, फिर लिखा हुआ है कि सप्लाई ऑफ फार्म लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चरल वर्क। मतलब मान लीजिए कि आप अपना जो खेत है, अपना खेत में आप 10 मजदूर को लगा के काम अगर करवा रहे हो, अपना खेत में अगर आप 10 मजदूर को लगवा के काम कर रहे हो, तो उस पे जीएसटी नहीं लगता। अगर आप कितने भी बंदों को बुलाए हो अपना एग्रीकल्चरल वर्क के लिए, उस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा उस पे। कितना भी बंदों को बुलाओ काम वाम करवाओ, कोई कोई भी जीएसटी उस पे नहीं लगेगा। फिर लिखा हुआ है कि सर्विसेज लाइक प्लाउजिंग एंड सोविंग, प्लांटिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, प्रूनिंग, कटिंग एंड सिमिलर फॉर्म
ऑपरेशंस मतलब सिंपल सा बात है कि एग्रीकल्चर का जितना भी एक्टिविटीज होता है वो सब सब आप करते हो तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। अब सबसे पहले कि प्लाउजिंग का मतलब क्या होता है? प्लाउजिंग का मतलब होता है खेत को ट्रैक्टर या हल से खोदना। सिंपल सा बात है कि ट्रैक्टर से जो वो खेत वेत खोदते हो ना उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? प्लाउजिंग। फिर सोइंग का मतलब क्या होता है? बीज डालना, बीज बीज सीड्स डालना। ठीक है। फिर प्लांटिंग का मतलब क्या होता है? प्लांटिंग का मतलब है छोटे छोटे प्लांट्स लगाना। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? हार्वेस्टिंग का मतलब होता है सर फसल फसल काटना, फसल काटना। थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है? अनाज को प्लांट से अलग करना। फसल वसल काट के उसको अलग कर रहे हैं, उसको अलग कर रहे हैं। अरे जैसे आप देखते हो ना कि धान वान उगता है तो धान को अलग करके चावल, वो धान जब होता है उसको अलग करके चावल। ठीक है। फिर क्या है? फिर है भैया प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब क्या है? कि प्लांट्स के एक्स्ट्रा ब्रांचेस को काटना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ब्रांचेस को काटना। जब आप सिर्फ प्लांट्स नहीं काटते हो, प्लांट्स के कुछ एक्स्ट्रा ब्रांचेस को भी काटते हो कि कुछ ना कुछ यूज आ जाए उसका, उसको बोलते हैं प्रूनिंग। ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि केला का तो सब्जी बनता ही है, केला का पत्ता का भी बहुत ज्यादा यूज होता है, केला का पत्ता का भी बहुत ज्यादा यूज होता है, केला का पत्ता भी आप काट दिए। अब केला तो काटे ही, केला का पत्ता भी काट दिए, उसको उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? प्रूनिंग। कटिंग 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 का मतलब क्या होता है? कि फसल वसल को काटना, क्रॉप को काटना, क्रॉप को काटना। ये सब सारा एक्टिविटीज आप करते हो। या तो आप मान लो कि प्लाउजिंग करते हो, सोइंग करते हो, प्लांटिंग करते हो, हार्वेस्टिंग करते हो, थ्रेसिंग करते हो, प्रूनिंग करते हो, कटिंग करते हो, तो जीएसटी उस पे नहीं लगता, नहीं लगता जीएसटी उस पे। ठीक है। फिर क्या दिया हुआ देखिए, फिर दिया हुआ है रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट। मतलब मान लो कि आप अपना ट्रैक्टर वैक्टर किसी को लीज पे दे रहे हो, किसी को रेंट पे दे रहे हो। अगर आपके पास बहुत सारा मशीन है, ट्रैक्टर है और एग्रीकल्चर मशीन्स है जिससे एग्रीकल्चर किया जाता है, वो सारा मशीन ट्रैक्टर वैक्टर आप मान लो कि रेंट पे दे रहे हो तो उसको उस पे जीएसटी आपको नहीं देना पड़ेगा, जीएसटी फेस्ट नहीं लगेगा। आप रेंट दे रहे हो या आप लीज पे ले रहे हो कोई भी मशीन, आपको कोई भी जीएसटी नहीं पे करना है। कोई भी एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, ट्रैक्टर वगैरह जो हो गया, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, वाटर पंप, किसी को रेंट पे दे रहे हो आप, किसी को रेंट पे दे रहे हो या किसी से लीज पे ले रहे हो तो जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। फिर आप अगर लोडिंग करते हो, लोडिंग मतलब लोड करना, ट्रैक्टर वैक्टर पे लोड करना, लोडिंग करते हो, अनलोडिंग करते हो, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। फिर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस करते हो, मतलब कि जो भी आपने उगाया उगाया है उसको आप ट्रांसपोर्ट करते हो, उसको आप पहुंचाते हो, उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। और कोई सा भी सर्विसेज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कम्युनिटी आपको प्रोवाइड किया है, एपीएमसी प्रोवाइड किया, कोई भी सर्विसेज, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। कोई सा भी सर्विसेज अगर आपको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कम्युनिटी प्रोवाइड किया है, ये कम्युनिटी है एपीएमसी, एपीएमसी एक कम्युनिटी है जो कि बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उस पे कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। तो इन सब सारी चीजों पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर है? अगर आप वापस आपको समझा देते हैं कि अगर आप एनिमल्स को पालते हो, अगर आप प्लांट्स को उगाते हो, अगर आप पेड़ पौधा को उगाते हो, गाय भैंस बकरी वकड़ी पालते हो, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आप अपना फार्म में बहुत सारा लेबर्स ला के काम वाम करवाते हो, अगर आप अपना एग्रीकल्चरल फार्म में बहुत सारा मजदूर ला के काम करवाते हो, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आप बहुत सारा वो सर्विसेज करते हो जैसे कि वो प्लाउजिंग हो गया, सोविंग हो गया, प्लांटिंग हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, थ्रेसिंग हो गया, प्रूनिंग हो गया, कटिंग हो गया, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आप कोई भी एग्रो एग्रो मशीन जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, उसको रेंट पे ले रहे हो, लीज पे ले रहे हो, रेंट पे अगर दे रहे हो या लीज पे ले रहे हो, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आप लोडिंग करते हो, अनलोडिंग करते हो, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउस करते हो, नॉर्मली वेयर हाउसिंग करते हो, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आप एग्रीकल्चरल सामान जो था, जो मतलब कि जितना भी कुछ आप उगाए हो उसको आप ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो, कहीं ना कहीं पहुंचा रहे हो आप, उस पे जीएसटी नहीं लगता है। और कोई भी सर्विसेज अगर एपीएमसी मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कम्युनिटी अगर कोई सा भी सर्विसेज प्रोवाइड किया है, उस पे जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? चलिए आइए नेक्स्ट। अब आइए, अपने लोग अभी तक क्या क्या पढ़े? अपने लोग अभी तक पढ़े कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, उस पे कौन कौन से सामान पे जीएसटी नहीं लगता है।
फिर पढ़े एग्रीकल्चरल रिलेटेड सर्विसेज पे कौन कौन सा चीजों पे कौन कौन सा सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता है। अब बात करेंगे एजुकेशनल सर्विसेज में कौन कौन सा ऐसा सर्विसेज है जिस पे जीएसटी नहीं लगता। एजुकेशन सेक्टर में कौन कौन सा सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता। अरे पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में कौन कौन सा सेक्टर पे जीएसटी नहीं लगता, जरा देखिए। एजुकेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, देयरफॉर इन इंडिया मेनी एजुकेशनल सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। इंडिया में बहुत सारा एजुकेशनल सर्विसेज जो है वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। तो क्या क्या, सबसे पहले वो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू स्टूडेंट्स, फैकल्टी या स्टाफ। मान लीजिए आप स्कूल गए, स्कूल्स में आप देखते हो कि बाथरूम है, स्कूल्स में आप देखते हो वो लाइब्रेरी है, स्कूल्स में आप देखते हो प्लेग्राउंड है। जितना भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपना स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, स्टाफ को, उस पे जीएसटी नहीं मांग सकता, उस पे जीएसटी नहीं ले सकता। जितना भी सर्विस प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, मतलब कि फैकल्टी को या स्टाफ को, आप देखते हो ना कि लाइब्रेरी है, बाथरूम है, प्लेग्राउंड है, वो टेनिस कोर्ट है, स्कूल्स में देखते हो ना, स्कूल्स में या कॉलेजेस में, तो जितना भी सर्विसेज प्रोवाइड होता है स्टूडेंट को, फैकल्टी को या स्टाफ को, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। फिर एडमिशन रिलेटेड सर्विस मतलब एडमिशंस के रिलेटेड जितना भी सर्विसेज है, जैसे एडमिशन फॉर्म, एंट्रेंस फॉर्म, ऐसे करके नहीं बोल सकता कि एडमिशन फॉर्म भरने का जीएसटी लगेगा, नहीं, मांग नहीं सकता। आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिशन फॉर्म भरवाने के नाम पे जीएसटी नहीं मांग सकता, ठीक है। एडमिशन फॉर्म या मतलब कि मान लो कि कोई एंट्रेंस एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम जी का होता है, नीट का होता है, उस पे जीएसटी नहीं होता है, जीएसटी नहीं मांग सकता। इनरोलमेंट का जीएसटी नहीं मांग सकता, ठीक है। तो एडमिशन रिलेटेड सर्विसेज में जीएसटी नहीं मांगा जा सकता। फिर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए जो एग्जाम फॉर्म वगैरह वगैरह भरते हो, उस पे आप लोग जीएसटी नहीं भरते हो। बोर्ड एग्जाम या सेमेस्टर एग्जाम या प्रैक्टिकल एग्जाम, अगर कॉलेज या स्कूल अगर आपका बोर्ड एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, तो कोई भी जीएसटी उस पर नहीं लगता, कोई भी जीएसटी उस पर नहीं लगता, एग्जाम्प्ट है। सो कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स या टीचर्स या स्टाफ, अगर स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स या टीचर्स या स्टाफ का ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था किया हुआ है, एक बस है जहां पे स्टूडेंट को या टीचर्स को उसका घर छोड़ा जाता है, उस पर जीएसटी नहीं लगता। स्कूल बस सर्विस, इसका मतलब स्कूल बस सर्विस, तो स्कूल बस बच्चों को या तो ड्रॉप करती है, तो उसके लिए कोई भी जीएसटी नहीं ली जाएगी और नहीं दी भी जाएगी, ठीक है, क्लियर है। फिर कैटरिंग कैटरिंग सर्विस अंडर अंडर मिड डे मील स्कीम, तो स्कूल जो मिड डे मील स्कीम का जो कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, मिड डे मील स्कीम, अब देखोगे बहुत सारा सरकारी सरकारी स्कूल में मिड डे मील स्कीम चलाता है, खिचड़ी डीम या डीम आलू, मिड डे मील। तो मिड डे मील के लिए कोई सा भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा, कोई सा भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। खिचड़ी या दाल या राइस, उस पे जीएसटी नहीं है, ठीक है। लॉजिक क्या है भैया कि बच्चा अगर भूखा रहेगा तो पढ़ेगा कैसे, हर बात पे जीएसटी मत लगाओ। तो स्कूल में जो मिड डे मील सर्विसेज देखते हो, मिड डे मील, उस पे जीएसटी नहीं लगता है। एंड सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, अगर आप रखे हो अपना स्कूल में, अपना स्कूल में अगर सिक्योरिटी रखे हो, क्लीनिंग रखे हो, हाउसकीपिंग सर्विसेज के लिए रखे हो, तो उस पे भी जीएसटी नहीं देना है, उस पे भी जीएसटी नहीं देना है, सीधा सा बात है, जीएसटी नहीं देना है, क्लियर है। इतना तक पढ़ी। अच्छा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है प्री स्कूल एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन मतलब केजी, प्राइमरी वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ द करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग ए क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, या तो पीजी यूजी हो गया, ये सब भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आता है। अरे अपना सीयू भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ही आएगा, या आप जो एचएस वेचएस जिस जिस भी स्कूल से दिए ना, वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ही आएगा, और प्राइमरी स्कूल्स में जो पढ़ते थे वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भी आएगा, ठीक है। देखिए, ये प्राइवेट कोचिंग सेंटर को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं बोल सकते आप। प्राइवेट प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को, जैसे हम पढ़ा रहे हैं प्राइवेट कोचिंग, उसको आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आप गिन नहीं सकते, सॉरी। प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स दैट डू नॉट प्रोवाइड रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशंस,
मे नॉट गेट फुल एग्जाम्शन। तो प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स जो है नॉर्मली जो पूरा का पूरा रिकॉग्नाइज ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करता, मतलब कोई मान्यता नहीं है, आप हमसे पढ़ के कोई डिग्री नहीं लेके जाओगे, आपको आपको डिग्री लेने के लिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। आपको डिग्री 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 कहां से मिलेगा? डिग्री मिलेगा कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, जहां से डिग्री आपको नहीं मिल सकता। कोई रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशंस जहां से नहीं मिल सकता, उसकी कोई मान्यता नहीं है। तो प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स नहीं आता है इसमें। नेक्स्ट, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सर्विसेज। आजकल भाई सिर्फ रट्टाबाजी इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करता, आजकल स्किल्स भी मैटर करता है। तो गवर्नमेंट स्किल्स पे भी बहुत ज्यादा काम करती है कि अगर आप स्किल सीखते हो, अगर आप ट्रेनिंग लेते हो, अगर आप अपना स्किल को डेवलप करते हो, तो क्या क्या जीएसटी छूट है, कि कौन कौन सा चीज में उसमें भी जीएसटी का एग्जाम्पशन आपको मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्किल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज refers to the training programs that help individual acquire technical, vocational, professional skills for employment और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप जैसे कि जानते हो, इंडिया इंडिया जैसे कंट्री में इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, इतनी ज्यादा बेरोजगारी है। तो स्किल डेवलपमेंट का मतलब कुछ ऐसे टेक्निकल स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स या प्रोफेशनल स्किल्स सिखाना कि बच्चे लोग आराम से अपने लिए जॉब खोज पाए, बच्चे लोग आराम से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो पाए, और या तो एम्प्लॉयमेंट हो पाए, कहीं पे नौकरी लग पाए, या तो खुद का कुछ स्टार्ट कर पाए, इतना लायक हो पाए, उसको बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट। अब कौन कौन सा स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए एक जीएसटी एग्जाम्शन है, जरा आप बात बात सुनिए। कौन कौन सा स्किल डेवलपमेंट के लिए जीएसटी में एग्जाम्शन मिलता है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग प्रोवाइडेड एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम लेंडिंग टू द क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ। मतलब कि मतलब ऐसे कोर्स जो लॉ रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशंस देता हो, जैसे आईटीआई सर्टिफिकेट, जैसे आप देखोगे आईटीआई आईटीआई सर्टिफिकेट, जैसे आईसीए के बारे में सुने होगे आप, आईसीए के बारे में। आईसीए से अगर आप डिग्री करते हो तो आपका स्किल इनहांस इनहांस हो जाता है, वो लोग ऐसा बोलता है ना नॉर्मली। आईटीआई हो गया या गवर्नमेंट अप्रूव्ड, इतने सारे डिप्लोमास हैं, हमने कितने सारे डिप्लोमास किए अपने लाइफ टाइम में। तो 6-6 महीना का जो डिप्लोमास होता है या डिग्री होता है या कोर्सेज होता है, उसको उसको अपने लोग बोलते हैं नॉर्मली। कि कहीं से भी आप ट्रेनिंग अगर ले रहे हो जो एक क्वालिफिकेशंस प्रोवाइड करता है लॉ के तहत, लॉ उसे मान्यता देती है, जैसे आईटीआई का डिग्री, आईसीए का डिग्री, जैसे वैलिड सर्टिफिकेट। आप कोई इंटरव्यू देने जाओगे तो इंटरव्यू में आपका बॉस क्या पूछेगा? आपका बॉस पूछेगा कि ये जो 6 महीना था, ये 6 महीना कहाँ तुमने काम किया, कौन सा जगह पे तुमने ट्रेनिंग किया। वो वैलिड जगह का तुमको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अगर वैलिड जगह से ट्रेनिंग किया होगा फिर ही तो तुमको काम मिलेगा ना। तो आईटीआई, आईसीए या तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिप्लोमास, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? उसको अपने लोग बोलते हैं नॉर्मली क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ। कि कहीं से भी आप ट्रेनिंग करो जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट हो, रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ हो, उस ट्रेनिंग को बोलते हैं अपने लोग। ठीक है, वो मतलब जीएसटी एग्जाम्प्ट है, जीएसटी एग्जाम्प्ट है, मतलब आईटीआई जाओगे, आईसीए जाओगे तो जीएसटी नहीं देना पड़ेगा आप लोग। ठीक है, आईटीआई या आईसीए से कोई भी अगर आप ट्रेनिंग वगैरह लेते हो तो उस आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। फिर देखिए, फिर देखिए, फिर लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग प्रोवाइडेड अंडर गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स। मतलब कि अगर अगर ट्रेनिंग साक्षात सरकार की तरफ से जा रही है, ठीक है, मतलब कि भैया सरकार के स्कीम्स के अंडर ट्रेनिंग, अरे भैया सरकार के स्कीम्स के अंडर ट्रेनिंग अगर आपको दी की जा रही है दोस्तों, तो वो स्कीम्स पे जीएसटी नहीं लगता है। वो स्कीम्स पे जैसे कि स्किल इंडिया, स्किल इंडिया के बारे में सुने हो? स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उस पे जीएसटी नहीं लगता, उस पे जीएसटी एग्जाम्प्ट है। ठीक है, स्किल स्किल इंडिया हो गया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गया, उस पे जीएसटी नहीं लगता है, उस पे जीएसटी नहीं लगता है। फिर सर्विसेज बाय आईटीआई। आईटीआई का मतलब क्या होता है? आईटीआई का मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उस पे जीएसटी नहीं लगता है। तो देखिए, लिखा हुआ देखिए, वो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अफिलिएटेड विद द रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटीज, उस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा।
या तो नेशनल स्किल डेवलपमेंटल कॉर्पोरेशन मतलब एनएसडीसी से अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो, एनएसडीसी से अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो, नाम याद रखना बस, एनएसडीसी, आईटीआई, इन सब से अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो आपको जीएसटी नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस, अगर कोई भी इंस्टीट्यूट एनएसडीसी अप्रूव्ड है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप अपना स्किल को एनहांस कर रहे हो, ट्रेनिंग को एनहांस कर रहे हो, अगर आप अपना स्किल को एनहांस कर रहे हो और ट्रेनिंग कर रहे हो कि आप फ्यूचर में एम्प्लॉयबल हो पाओ, फ्यूचर में एम्प्लॉयड हो पाओ, तो कुछ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जहां पे जीएसटी नहीं लगता। सर कौन कौन सा बताइए, वापस वापस बोलिए सर। सबसे पहले तो हम आपको ये मतलब आपको ये सबसे सबसे पहले पहले बोले कि ट्रेनिंग प्रोवाइडेड एज ए पार्ट ऑफ द करिकुलम लीडिंग टू द क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ। मतलब मान लो आईटीआई आईसीए की तरफ से अगर आप कोई ट्रेनिंग वगैरह ले रहे हो तो जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड अंडर गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स, उस पर आपका जीएसटी नहीं लगता नॉर्मली, कि गवर्नमेंट खुद स्किल आपको सिखा रहा है, जैसे स्किल इंडिया के तहत आप स्किल सीख रहे हो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत आप स्किल सीख रहे हो, स्किल स्किल इंडिया या प्रधानमंत्री स्कीम्स के तहत आप स्किल्स कोई सीख रहे हो। ठीक है, क्लियर है? या तो कोई भी सर्विसेज आपको आईटीआई प्रोवाइड कर रहा है, आईटीआई आईटीआई अगर प्रोवाइड कर रहा है विथ रिकॉग्नाइज्ड ऑथोरिटीज, ठीक है, या तो एनएसडीसी, कोई भी स्किल्स आप अगर एनएसडीसी अप्रूव्ड ट्रेनिंग पार्टनर्स के थ्रू करते हो, अगर आप कोई भी स्किल्स आप एनएसडीसी अप्रूव्ड ट्रेडिंग पार्टनर्स के थ्रू करते हो तो उस पे जीएसटी एग्जाम्पशन मिलता है आपको। पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा आप समझिए बात को। गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, अब ये क्या होता है सर? पढ़िए। गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज refers to the transportation of the goods from one place to another by road, rail or water. Under GST in India, the tax treatment of the goods transport services depends on on the types of transportation, the nature of goods. मतलब कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पे जीएसटी लगेगी कि नहीं लगेगी, ये बात ये बात मैटर करता है कि कौन सा ट्रांसपोर्ट आप यूज कर रहे हो, आप रोड से जा रहे हो, रेल से जा रहे हो, एयर से जा रहे हो, कैसे जा रहे हो आप। सबसे बड़ी मुद्दे की बात है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पे क्या जीएसटी लगेगी। अगर आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो क्या जीएसटी लगेगी? तो सबसे 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 बड़ी बात आती है कि आप गुड्स को कैसे करके लेके जा रहे हो, रोड से लेके जा रहे हो, रेल से लेके जा रहे हो, एयर से लेके जा रहे हो, उस बात पे डिपेंड करता है, उस बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब अपने लोग पढ़ेंगे एक्सेप्शंस इन गुड्स ट्रांसपोर्ट। कौन कौन सा गुड्स ट्रांसपोर्ट है जिसमें पूरा का पूरा जीएसटी एग्जेम्प्ट है, जीएसटी लगेगा ही नहीं। मीन्स ये सब गुड्स पे जीएसटी लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं, ये सब सारा ऐसा गुड्स है जिस पे जीएसटी लगेगा ही नहीं। तो कौन कौन सा सर? ट्रांसपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, अगर आप अगर आप अगर आपने खेती वेती किया है, खेती करके कुछ भी आपने उगाया है, उसका ट्रांसपोर्ट करो तो जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आप मिल्क, सॉल्ट या फूड ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आप न्यूज़पेपर या मैगजीन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो रिलीफ मटेरियल का, जैसे कि कोविड वैक्सीन, कोविड के टाइम में मान लीजिए कोविड वैक्सीन ट्रांसपोर्ट हो रहा था, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। आप अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो स्मॉल कंसाइनमेंट बिफोर स्पेसिफाइड वैल्यू लिमिट्स, एक लिमिट के अंदर अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, एक लिमिट के अंदर अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रेल, एयर और वेसल इज टैक्सेबल बट मे हैव स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस। मतलब अगर आप रेल से लेके जाते हो, एयर से लेके जाते हो, वेसल से लेके जाते हो तो वो टैक्सेबल है, लेकिन कुछ कुछ एग्जेम्पशंस भी मिलेगा। अगर आप रेल के थ्रू लेके जाते हो या एयर के या वेसल के थ्रू लेके जाते हो तो कुछ कुछ एग्जेम्पशन आपको मिलेगा, लेकिन वो टैक्सेबल है। एंड कुरियर 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 सर्विसेज आर टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। कुरियर सर्विसेज जो है, कुरियर सर्विसेज जैसे आपको जो बुक्स वुक्स कुरियर वुरियर करवाते हैं वो टैक्सेबल है हमारे लिए, उस पर लगता है जीएसटी, कुरियर सर्विसेज।
ठीक है, तो ये क्या था, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में ये सब ऐसा आइटम्स है जिस पे जीएसटी नहीं लगता है, जिस पे जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, अब पैसेंजर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का बात करेंगे, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का बात करेंगे। आइए अब बात करेंगे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। आप जो ये बस से जाते हो, टैक्सी से जाते हो, रेल से जाते हो या रोड से जाते हो, एक पैसेंजर जो विजिट करता है उस पे जीएसटी लगता है कि नहीं लगता है? लगता भी है तो कौन कौन सा आइटम पे लगता है, कौन कौन सा सर्विसेज पे नहीं लगता है, कौन कौन सा सर्विसेज पे नहीं लगता है, सीधा सा बात है। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का बात करेंगे। सो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज रेफर्स टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय रोड, रेल, एयर और वाटर। अंडर जीएसटी इन इंडिया सर्टेन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आर एग्जाम्ड टू रिड्यूस बर्डन और कॉमन पीपल। ठीक है, तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का अपने लोग बात करते हैं कि कौन कौन सा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता है। कौन कौन सा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता? देखिए, एग्जाम्प्ट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, कौन कौन सा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता? सबसे पहला पहला कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय नॉन एयर कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन रेडियो टैक्सी। इसका 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 मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ऐसा बस या ऐसा व्हीकल जो बुकिंग पे लेके जाता है बट एसी वैसी नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि पिकनिक के लिए स्कूल बस जाती है आपका। जैसे मान लीजिए शादी वादी है, शादी वादी के लिए जो बस किया जाता है, लोकल टूर बस, जो बस बुकिंग पे जा रहा है, मतलब कि बस को आप बुक कराए हैं, बस को आप बुक कराएं कि मान मान लीजिए आपका शादी है, आपका शादी है, आपने बस वस को बुक कराया। ठीक है, या आपका मान लीजिए स्कूल है, स्कूल के लिए आपने बच्चों लोग के लिए पिकनिक विकनिक के लिए बस अरेंज किया, या इलेक्शन के लिए बस अरेंज किया, बुक किया, उसमें एसी नहीं है, उसमें एसी नहीं है, तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है। वो अगर बस में एसी नहीं है और वो बस को आपने बुक कराया है कोई पिकनिक के लिए, कोई शादी के लिए, कोई इवेंट के लिए, अगर कोई सा भी बस, कोई सा भी कैरेज आप बुक कराते हैं कोई शादी के लिए, कोई इवेंट के लिए या कोई पिकनिक के लिए, और उसमें कोई एसी नहीं है, कोई वो रेडियो टैक्सी नहीं है, फिर उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो जीएसटी एग्जाम्प्ट है, जीएसटी एग्जाम्प्ट हो। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्टेशन बाय स्टेज कैरेज अदर देन एयर कंडीशनर बस। अब स्टेज कैरेज का मतलब क्या होता है कि जो रूट रूट पे बस जाती है ना, हावड़ा हावड़ा हावड़ा, जो आप बसेस देखते हो, जो नॉन नॉन एसी बस है ना, नॉन एसी बस, नॉन एसी बस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन एसी बस अगर करोगे तो जीएसटी लगेगा। ठीक है, नॉन एसी बस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। जो रूट वाला जो बस है, रूट रूट अरे अरे जो पैसेंजर वाला जो बस है, अगर आप कोई नॉन एसी बस पे चढ़ते हो तो 10 रुपया दो, बात खत्म करो। एसी बस पे चढ़ते हो जीएसटी लगेगा, जीएसटी लगेगा, जीएसटी लगेगा। ठीक है, फिर मेट्रो या मोनोरोल या ट्रांस या मतलब वो ट्राम, ठीक है, मेट्रो में चढ़ते हो, मोनोरेल में चढ़ते हो या ट्राम में चढ़ते हो तो जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी लग ना। इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट, अगर आप समुद्र के अंदर अंदर से जा रहे हो, समुद्र के अंदर से जा रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, शिप हो गया, क्रूज हो गया, वगैरह वगैरह, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा उस पे जीएसटी, वो सब सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगेगा। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय ट्रेन इन सेकंड क्लास, स्लीपर से जा रहे हो, ट्रेन में नॉर्मल स्लीपर से जा रहे हो, नॉन एसी में, नॉन नॉन एसी में ट्रेन में सफर कर रहे हो, तो फिर जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, हमको मान लो नॉन एसी से कहीं पे जाना है, आराम से हम जा सकते हैं ट्रेन, स्लीपर क्लास में, सेकंड क्लास में, तो जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? तो इन सब चीजों पे, ये सब सारा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता है। सबसे पहले क्या कि ट्रांसपोर्ट सबसे पहले क्या पढ़े कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। अगर आप कोई बस या कोई ट्रक बुकिंग वुकिंग करवाए हो कोई स्पेशल इवेंट के लिए, अरे शादी के लिए, पिकनिक के लिए, कोई भी स्पेशल इवेंट के लिए कोई बस या कोई ट्रक आप बुक करवाए हो, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन वो नॉन एसी होना चाहिए, नॉन एसी, नॉन एसी, नॉन एसी होना चाहिए वो, नॉन एसी। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आपने उबर से बुक कराया, उबर से मान लो कि शटल फटल बुक करवाया या मतलब वो बस वस बुक करवाया, फिर उस पर जीएसटी लगेगा। अदर देन रेडियो रेडियो टैक्सी का मतलब उबर उबर
अदर देन रेडियो टैक्सी का मतलब ऊबर। अगर आपने ऊबर ओला किया है तो जीएसटी तो लगेगा ही, लेकिन आपने नॉर्मल बुकिंग किया है, नॉर्मल नॉर्मल कोई बुकिंग किया है, नॉर्मल नॉर्मल पैसेंजर पैसेंजर बस या पैसेंजर ट्रक या गाड़ी वाड़ी कुछ बुकिंग किया है शादी वादी के लिए, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। फिर यहाँ पे बोला है कि ट्रांसपोर्टेशन बाय स्टेट कैरेज अदर देन अदर देन एयर अदर देन एसी बस। मान लो कि जो कोलकाता में जो बस वस चलता रहता है, जो पैसेंजर बस चलता रहता है, अगर वो नॉन एसी बस है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, एसी बस है जीएसटी लगेगा। बात खत्म। मेट्रो में ट्रैवल करते हो, मोनोरेल में ट्रैवल करते हो, ट्रामवे सर्विसेज में ट्रैवल करते हो, तो जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी लाग ना। इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट, अगर ये पानी के भीतर जहाज वहाज से कहीं जा रहे हो, क्रूज वूज से कहीं जा रहे हो, नॉर्मली जीएसटी नहीं लगेगा। फिर ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेल इन सेकंड क्लास, अगर सेकंड क्लास में सफर करते हो, ट्रेन में तुम सेकंड क्लास में सफर करते हो, नॉन एसी स्लीपर क्लास में सफर करते हो, तो फिर जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सा ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में जीएसटी लगता है। कौन कौन सा पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में जीएसटी लगता है। अगर आप एसी बस में जा रहे हो, जीएसटी लगेगा। अगर आप एसी बस सर्विसेज का यूज कर रहे हो, जीएसटी लागबे लागबे लागबे। अगर आप एयर से जा रहे हो, एयर से इतना इतना पैसा है आपके पास, जीएसटी लागबे ही लागबे, चाहे इकोनॉमी क्लास हो, बिजनेस क्लास हो, अगर आप एयर से जा रहे हो लगेगा ही लगेगा। फिर बोला है रेडियो टैक्सी एंड कैब सर्विसेज। रेडियो टैक्सी मतलब ऐप बेस्ड सर्विसेज अगर आप यूज कर रहे हो, उबर हो गया, ओला हो गया, उस पर जीएसटी लगेगा। उबर ओला में कभी भी कोई भी बुकिंग वुकिंग करो, जीएसटी लगेगा ही लगेगा। एंड फर्स्ट क्लास एंड एसी ट्रेन ट्रैवल, क्या है, अगर आप एसी ट्रेन ट्रैवल करते हो, एसी ट्रेन ट्रैवल करते हो और फर्स्ट क्लास ट्रेन ट्रैवल करते हो, तो जीएसटी लगेगा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में। आइए, इसको मत पढ़िए, रेटिंग हायरिंग सर्विसेज मत पढ़िए, छोड़िए। रिलीजियस सर्विसेज पे आ जाइए, रिलीजियस सर्विसेज पे आ जाइए। ठीक है। देखिए, आइए, रिलीजियस सर्विसेज मतलब क्या होता है। रिलीजियस सर्विसेज मतलब कि हमको मान लीजिए मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, चर्च जाना है, वहां पे जाके अपना रिलीजन को प्रमोट करना है, वो कर सकते हैं क्या, उस पे क्या जीएसटी लगेगा क्या या नहीं लगेगा, उसका मतलब यही होता है। रिलीजियस सर्विसेज आर द सर्विसेज रिलेटेड टू द प्रैक्टिस, प्रमोशन और कंडक्ट ऑफ द रिलीजन। हमको मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, गुरुद्वारा जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो हम अपना रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं क्या। वही चीज है कि इन इंडिया सर्टेन रिलीजियस सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। इंडिया में कुछ कुछ ऐसे रिलीजियस सर्विसेज है जो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, टू रेस्पेक्ट रिलीजियस फ्रीडम एंड रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन और डिपॉजिट्स। कुछ कुछ, ठीक है। मान लो कि कोई भक्त है, कोई ये भक्त है या कोई रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहा है, मंदिर में मस्जिद में कोई अपना पूजा पाठ कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है इन सब जगहों पे। बहुत बहुत सारा सर्विसेज पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है, बहुत सारा सर्विसेज पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है। तो तो यहाँ पे कौन कौन सा सर्विसेज पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है, देखिए। सबसे पहला कि सर्विसेज बाय रिलीजियस एंटिटी रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ द रिलीजियन सेरेमनी। अब मान लीजिए कि हिंदू की तरफ से एक पूरा रिलीजियस वो सेरेमनी बनाया गया, फंक्शंस ऑर्गेनाइज किया गया, तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए कि बागेश्वर बाबा, आप लोग क्या जानते हो, मान लीजिए कि बागेश्वर बाबा जो है वो कथा वथा करने वाला है, कथा 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 के लिए वो मान लीजिए वो कथा वथा के लिए पंडाल बनाया है, उन सब रिलीजियस सेरेमनीज के लिए जीएसटी नहीं लगेगा। वो सब रिलीजियस सेरेमनी के लिए जीएसटी नहीं लगेगा, सीधा सा बात है। ठीक है। फिर दिया हुआ है कि रेंटिस ऑफ रेजिडेंट्स। ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई मंदिर जाता है या मॉस्क्यू जाता है या चर्च जाता है, तो वहां पे ना, वहां पे जो मतलब वहां पे जो आप रहोगे या वहां पे जो आप पूजा का सामग्री वगैरह खरीदोगे, पूजा वूजा दोगे, तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। आप टेम्पल जाते हो, मॉस्क्यू जाते हो, चर्च जाते हो, कहीं पे भी, ठीक है। फिर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द स्पेसिफाइड
वो चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट है फॉर रिलीजियस पर्पसेस। मतलब मान लीजिए कोई मंदिर या कोई मस्जिद या कोई चर्च कुछ अपने रिलीजन्स को प्रमोट करने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि आप देखोगे गुरुद्वारा में देखोगे, गुरुद्वारा में आप देखोगे कि वो लोग ना लंगर लगाते हैं, लंगर। तो लंगर लगाने का क्या जीएसटी लगेगा क्या? नहीं, नहीं, ये सब चीज नहीं होगा। लंगर लगाने का जीएसटी नहीं लगेगा। लंगर मतलब वो लोग खिलाते विलाते हैं बिठा के सबको, ठीक है, तो उस पे जीएसटी नहीं लगता है। अगर कोई रिलीजियन इंस्टीट्यूशंस अपने रिलीजन के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ काम कर रहा है, रिलीजियस पर्पस के लिए कुछ काम कर रहा है, कुछ धर्म के लिए काम कर रहा है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। इतना तक ही पड़ी। फिर दिया हुआ इंश्योरेंस वो सर्विसेज। इंश्योरेंस अभी एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। एलआईसी पे मतलब कि जीआईसी पे कोई भी नहीं लगता है, ठीक है। सीधा सा बात है, इंश्योरेंस पे अभी कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। नो एलआईसी, नो जीआईसी, किसी पे भी नहीं। छोड़ दीजिए, इसको स्किप कीजिए। याद रखिएगा, इंश्योरेंस पे अभी जीएसटी नहीं लगता है। इंश्योरेंस पे अभी जीएसटी नहीं लगता है, इंश्योरेंस इंश्योरेंस सर्विसेज पे, ठीक है। आइए, अब लास्ट पढ़ेंगे कि जीएसटी ऑन लीगल सर्विसेज। अगर आप लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो जीएसटी उस पे लगेगा क्या या नहीं लगेगा? तो सबसे पहले लीगल सर्विसेज टू द बिजनेस एंटिटी। अगर आप लीगल सर्विस दे रहे हो बिजनेस एंटिटी को, तो हाँ भाई जीएसटी लगेगा। आरसीएम, आरसीएम के तहत, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी लगेगा, ठीक है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी लगेगा। अगर आप मान लो एडवोकेट हो, एडवोकेट, और आप लीगल सर्विसेज दे रहे हो एक बिजनेस को, एक बिजनेस एंटिटी को लीगल सर्विसेज दे रहे हो, तो हाँ जीएसटी लगेगा अंडर आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जीएसटी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अगर आप लीगल वो सर्विसेज दे रहे हो एक इंडिविजुअल को, एक नादान सा इंडिविजुअल को आप लीगल लीगल सर्विसेज दे रहे हो, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। लिखा हुआ है देखिए, इफ लीगल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू एन इंडिविजुअल फॉर पर्सनल यूज, वो सच वो सर्विसेज आर जनरली एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। और अगर आप लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो स्मॉल बिजनेस एंटिटी को, मतलब छोटा 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 बिजनेसमैन को, अगर आप लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, लिखा हुआ है इफ वो सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द स्मॉल बिजनेस एंटिटी विद टर्नओवर बिलो द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, सच सर्विसेज में भी एग्जेम्प्ट। कुछ कुछ मतलब प्रेस्क्राइब्ड लिमिट के नीचे अगर उसका टर्नओवर है, बहुत छोटा बिजनेस है, बहुत छोटा बिजनेस है, अगर उसको आप लीगल सर्विसेज दे रहे हो, तो फिर जीएसटी उस पर भी नहीं लगेगा, जीएसटी उस पर भी नहीं लगेगा। सीधा सा बात है कि अगर आप बिजनेस एंटिटी को लीगल सर्विसेज दे रहे हो, जीएसटी लगेगा। अगर आप एक सीधा साधा इंडिविजुअल को लीगल सर्विसेज दे रहे हो, तो जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आप एक छोटे से बिजनेस एंटिटी को लीगल सर्विसेज दे रहे हो, तो जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। बस इतना इतना आप पढ़ के रख लीजिएगा, यूनिट नंबर 3 खत्म। यूनिट नंबर 3 शेष, और कुछ नहीं है यूनिट नंबर 3 में। थैंक यू सो मच। जीएसटी का यूनिट नंबर 3 खत्म। थैंक यू, थैंक यू।